दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग में एक कहानी शुरू हो रही थी। एक ऐसी कहानी जो विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की सीमा को मिटा देगी। डॉक्टर आराध्या सिंह 30 साल की, तलाकशुदा और पूरी तरह से अपने काम में खोई हुई। उसके सहकर्मी उसे लौह महिला कहते थे। ना किसी पर भरोसा, ना किसी से डर। 300 साल पहले राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी। कैसे सिंधु ने रत्नावती को वश में करने के लिए काला जादू किया, कैसे राजकुमारी ने उसे मरवा दिया और मरते समय सिंधु ने पूरे शहर को श्राप दे दिया। 2 हफ्ते बाद आराध्या तैयार थी। दक्षिण दिल्ली में उसका अपार्टमेंट उसकी जिंदगी का आईना था। सादा, काम का, बिना किसी गर्माहट के। न परिवार की तस्वीरें, न टूटी हुई शादी की यादें। उसके सहकर्मी कहते थे, आराध्या को भूत प्रेत से ज्यादा इंसानों से डर लगता है। और शायद वो सच भी था। भांगड़ उसके जुनून से ज्यादा एक साबित करने का जरिया बन गया था। अंतरराष्ट्रीय पहचान का टिकट, और शायद खुद को यह साबित करने का तरीका कि उसे किसी की जरूरत नहीं। राजस्थान की सड़क, गर्मी की तपती दोपहर। सड़क सूनी थी, जैसे रास्ता खुद आराध्या को वापस जाने की सलाह दे रहा हो। रास्ते में एक छोटे ढाबे पर चाय पीने के लिए रुकी। वहां का मालिक किशन लाल 50 के करीब का सांवला आदमी था। बिटिया, वापस लौट जाओ। सूरज ढलने में 2 घंटे हैं। वहां रात नहीं गुजारी जाती। नहीं है काका, मैं डॉक्टर हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। उसने 10 रुपए टेबल पर रखे और चल दी। उसके कदम मजबूत थे, इरादे पक्के। किशन लाल को अपने बेटे की याद आई। 10 साल पहले शाम के 6 बज चुके थे जब आराध्या भानगढ़ के विशाल द्वार के सामने खड़ी थी। सूरज डूबने में सिर्फ 30 मिनट बचे थे। एएसआई का गार्ड राम प्रसाद पान चबाता हुआ घबराकर बोला, मैडम, सरकारी आदेश है, सूर्यास्त के बाद मैं भी यहां नहीं रहता। भगवान आपकी रक्षा करे। आप जाइए, मैं सुबह 6 बजे बाहर आऊंगी। जैसे ही आराध्या अंदर गई, राम प्रसाद तेजी से बाहर निकला। आज की रात भी वो अपने घर में कंबल ओढ़कर सोएगा। लेकिन आराध्या, उसकी रात अभी शुरू भी नहीं हुई थी। किले के अंदर सन्नाटा था। टूटी हुई दीवारें, उजड़े हुए मंदिर और जगह जगह पत्थरों के ढेर। लेकिन आराध्या को कोई डर नहीं था। राजमहल के मुख्य कक्ष में पहुंचकर दीवारों पर पुरानी नक्काशी अभी भी साफ दिख रही थी। एक सुंदर स्त्री का चित्र जिसके हाथ में कमल का फूल था। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था। अब असली रात शुरू होने वाली थी। आराध्या ने अपना बेस कैंप राजमहल के मुख्य हॉल में लगाया। उसने अपना स्लीपिंग बैग बिछाया और लैपटॉप खोला। तय किया कि रात भर जागकर हर घंटे किले के अलग अलग हिस्सों की रिकॉर्डिंग करेगी। इन दीवारों ने क्या क्या देखा होगा। 300 साल, कितनी खुशी, कितना दर्द। लेकिन आराध्या को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ सबूत चाहिए थे। रात के 8 बजे आराध्या टॉर्च लेकर किले के मंदिर की ओर गई। तय था कि हर जगह की रिकॉर्डिंग करनी है। रास्ते में उसे अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई पायल की छन छन। वो रुकी, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। रात बिल्कुल स्थिर थी। वो मंदिर के द्वार पर पहुंची तो उसकी सांसें रुक गईं। मंदिर के अंदर एक मध्यम रोशनी चल रही थी। आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। आराध्या ने कहा, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत करके मंदिर में कदम रखा। वहां एक दिया था, एक छोटा मिट्टी का दिया जो देवी की मूर्ति के सामने जल रहा था। दिए के चारों ओर ताजे फूल बिखरे थे। आराध्या ने कहा, ये कैसे संभव है? तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, एक स्त्री की आवाज, मीठी लेकिन डरावनी। तुम यहाँ क्यों आई हो बहन? तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। औरत ने घूंघट हटाया। उसका चेहरा अत्यंत सुंदर था, लेकिन मृत, जैसे किसी मूर्ति का चेहरा हो। और उसकी आंखें पूरी तरह से काली, कोई सफेदी नहीं। आराध्या की चीख किले की दीवारों से टकराकर गूंज गई। वो पीछे भागी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। मंदिर जो टूटा हुआ था अब पूरा था। दीवारों पर रंग थे, फर्श साफ था और चारों ओर दिए जल रहे थे। बाहर शहर था, पूरा शहर जिंदा। वो भागी, लेकिन जितना भागी उतना ही महल के करीब पहुंचती गई। शादी है आज, राजकुमारी रत्नावती का विवाह। बस फिर सैनिक उसे घसीटकर महल में ले गए। वहां बड़ा सा हॉल सजा था, फूलों से, दियों से और सोने के आभूषणों से। बीच में मंडप था और वहां एक आदमी बैठा था। वो आदमी, उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर काली राख लगी थी और गले में नर मुंडों की माला।
सिंधु सेवड़ा। धीरे धीरे सब लोग मुड़े और आराध्या की सांसें रुक गईं। सभी मेहमानों के चेहरे सड़ चुके थे। मुर्दे, वो सब मुर्दे थे। आराध्या किसी तरह मंडप से भागी और एक कमरे में छिप गई। वहां एक शीशा था। शीशे में उसने अपना चेहरा देखा, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं था। रत्नावती आराध्या के सामने आई और उसने आराध्या से कहा कि तुम मुझे बचा सकती हो अगर तुम यहां से निकलना चाहती हो। आराध्या सोच में पड़ गई और उसने कहा, तो मुझे करना क्या होगा? सिंधु ने मुझे यहां फंसाया है। हर रात मैं इस शादी को जीती हूं और हर रात मैं हारती हूं। अगर कोई बाहर से आकर इस चक्र को तोड़े तो मैं मुक्त हो सकती हूं। कैसे? मुझे बताओ। तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां सिंधु ने वो श्रापित आभूषण बनाया था, पूर्वी मीनार। वहां एक संदूक है जिसमें वो तेल है जो सिंधु ने मेरे लिए तैयार किया था। अगर वो तेल नष्ट हो जाए तो श्राप टूट जाएगा। आराध्या को समझ आ गया। वो लोक कथा में लिखा था, सिंधु ने रत्नावती के लिए एक खास इत्र बनाया था जिसमें काला जादू मिलाया था। अगर रत्नावती वो इत्र लगाती तो वो सिंधु के वश में हो जाती। आराध्या को समझ आ गया, ये सिर्फ उसके बारे में नहीं था, ये रत्नावती की मुक्ति के बारे में था। आराध्या कमरे से बाहर निकली। महल अब खाली था। धीरे धीरे वो पूर्वी मीनार की ओर बढ़ी। गलियारों में सिपाही खड़े थे, लेकिन वो जिंदा नहीं थे, बस खड़े थे जैसे मूर्तियां। वहां पहुंचकर उसने देखा, मीनार के ऊपर एक कमरा था। कमरे में जो चीजें बनी थीं, वो देखकर आराध्या का दिल दहल गया। कमरे की हवा जहरीली थी। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने थे। अंदर एक छोटी सी शीशी थी, काले तेल से भरी। तेल इतना काला था मानो अंधेरा ही द्रव बन गया हो। आराध्या ने शीशी उठाई। ये उसकी जीत थी या हार, वो नहीं जानती थी। लेकिन तभी पीछे से एक हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तुमने सोचा था कि तुम मुझे मूर्ख बना लोगी। 300 सालों तक मैं इसी रात को जीता आ रहा हूं। रत्नावती मेरी है और अब तुम भी मेरी हो। सिंधु ने आराध्या को दीवार से पटक दिया। शीशी उसके हाथ से गिर गई। सिंधु ने अपना हाथ बढ़ाया और आराध्या के माथे पर काली राख लगाई। आराध्या को लगा जैसे उसका दिमाग जल रहा है। आराध्या ने कहा, मैं हार रही हूं। ये श्राप मुझे भी निगल लेगा। मैं भी रत्नावती की तरह यहाँ हमेशा के लिए फंस जाऊंगी। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। उसके बैकपैक में एक लाइटर था। आराध्या ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर सिंधु को धक्का दिया। शीशी उठाई और लाइटर निकाला। ये तुम्हारा अंत है। उसने शीशी खोली और लाइटर जलाया। काला तेल आग की लपटों में जलने लगा। सिंधु की चीख इतनी तेज थी कि पूरा किला हिल गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक सब कुछ धुएं में बदलने लगा। महल, लोग, मीनार सब गायब होने लगे। सुबह हो गई थी। रात गुजर चुकी थी। सुबह 6 बजे थे। आराध्या की आंखें खुली तो भानगढ़ किले के राजमहल के फर्श पर लेटी थी। किला वैसा ही था, टूटा हुआ, उजड़ा हुआ। उसका बैकपैक, कैमरा सब वहीं था। आराध्या अपना सामान उठाकर बाहर आई। राम प्रसाद की आंखों में अविश्वास साफ दिख रहा था। वो सच में उम्मीद नहीं कर रहा था कि आराध्या सुबह जिंदा मिलेगी। सुबह मंदिर के पास से गुजरते समय उसने कुछ देखा। मंदिर के द्वार पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर शांति, रत्नावती। और फिर वो हवा में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। आराध्या चल पड़ी। वो बदल चुकी थी, हमेशा के लिए। 1 महीने बाद दिल्ली। आराध्या, तुम ठीक हो? हाँ सर, बस थोड़ा थकी हूँ। दिल्ली में आराध्या अपनी लैब में बैठी थी। उस रात की रिकॉर्डिंग सामने थी। गोप्रो ने सब कुछ रिकॉर्ड किया था, टाइम लूप, सिंधु, रत्नावती, सब कुछ। लेकिन जब उसने वीडियो चलाया तो वहां सिर्फ स्टैटिक था। कोई तस्वीर नहीं, कोई आवाज नहीं। आराध्या ने अपनी डायरी बंद की। उसमें पूरी कहानी लिखी थी, लेकिन वो कहानी दुनिया कभी नहीं पढ़ेगी। उस शाम आराध्या अपने अपार्टमेंट में खड़ी थी। कुछ बदल गया था, बाहर नहीं, अंदर। उस रात भानगढ़ किले में मंदिर के दिए अपने आप जल उठे। हवा में एक मीठी सी खुशबू फैली, चमेली की, और दूर से बहुत हल्की पायल की आवाज आई। लेकिन अब वो आवाज दर्द में नहीं थी, वो आजादी की आवाज थी।